हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बिहार एसआई इन योर ओन चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा टोनिंग बैच जो कि खान सर के द्वारा अभी हाल ही में आयोजित की गई थी, जो कि बिहार दरोगा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन सीरीज थी, उसके पीडीएफ को हम लोग क्विकली ओवरथ्रू करेंगे। इसके अलावा ये वीडियो जो होगा वो सामान्य वीडियोस की तरह नहीं है, बल्कि इसको हम लोगों ने सिर्फ सॉल्यूशन पर्पज से नहीं तैयार किया है, बल्कि हर ऑप्शन के साथ उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी हम लोगों ने वहीं पर ऐड किया। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख भी सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया गया है, बल्कि इसके साथ उसके सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको भी डिटेल में बताया गया है कि इस ऑप्शन को क्यों सही किया गया है। इसके अलावा अन्य जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको भी डिटेल में उससे संबंधित अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या कोई कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो उसे भी यहाँ पे कराया गया है। आप मान के चलिए कि ये पीडीएफ जो है आपका उस सब्जेक्ट का वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद बारी बारी से अलग अलग वीडियोज में हम लोग हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, हर सब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग देखेंगे। ठीक है, पॉलिटी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना था इसको। ठीक है, आइए मिला के देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है कह रहा है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, आपको भी पता होगा कि कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्माण 1773 में हुआ था। ठीक है, और ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था इसका निर्माण। ओके, और अगर सुप्रीम कोर्ट की अन्य फैक्ट्स की बात करेंगे तो 1774 में ये बन गया। इसके अलावा इसमें एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा 3 उसके सबऑर्डिनेट जज थे। और अगर इसके सीजेआई की बात करेंगे तो वो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, फिर द्वैध शासन के बारे में बात करेंगे तो ये 1784 के क्विट इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था। ओके, फिर यहाँ पे द्वैध शासन के अंत की बात कर रहा है, तो ये द्वैध शासन का अंत जो है वो 1858 में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जो है ये द्वैध शासन या डायरकी को खत्म कर दिया जाता है। फिर राज्यों में द्वैध शासन की बात करेंगे तो डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, तो ये 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आया था। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ओके, वहीं हम लोग अगर संघ स्तर यानी यूनियन लेवल पे अगर हम डायरकी की बात करेंगे द्वैध शासन की, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आया था, 1935 के तहत। ओके, चलिए अब केंद्र में द्वैध शासन 1935 यहाँ दिया भी गया हुआ है। शिक्षा पर 1 लाख खर्च, तो शिक्षा पर 1 लाख खर्च जो है ये 1813 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मेन प्रोविजन था। इसके अलावा 1813 के एक्ट के तहत जो है भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट भी दी गई थी। ओके, फिर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, यानी मोनोपोली जो थी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, उसे 1833 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत शासन ब्रिटेन के राजा को स्थानांतरित की गई थी, ये 1858 के एक्ट के तहत किया गया था। इसके अलावा भारत का शासन ब्रिटेन की रानी को स्थानांतरित किया गया था, ये 1876, यानी आप जानते भी होंगे कि भारत की जो रानी है उसे भारत की सामग्री स्थापित की गई थी, तो ये 1876 के एक्ट के तहत 1876 में हुआ था। फिर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 1861 में हुआ था। इसके अलावा 1861 में ही ऑर्डिनेंस अध्यादेश पारित करने की शक्ति भी वाइसराय को दी गई थी। फिर मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो ये 1909 का जो मोर्ले मोन्टो रिफॉर्म है उसका एक प्रमुख प्रावधान था। संविधान के ब्लूप्रिंट की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके लगभग 50% से अधिक प्रावधान जो है उसको डायरेक्ट भारतीय संविधान में कॉपी किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। अंतरिम सरकार की बात करेंगे तो भारत का जो अंतरिम सरकार है उसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। उसके अलावा संविधान निर्माण की बात जो है वो क्रिस्प मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिस्प मिशन ही जो है वो पहली बार संविधान के निर्माण की बात को स्वीकार करती है। उसके बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की बात करेंगे तो ये 389 थे। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा में महिला सदस्यों की बात करेंगे तो वो कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। प्रारूप समिति की बात करेंगे तो अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और प्रारूप समिति का गठन कब होता है तो ये होता है 29 अगस्त 1947 को, और इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य हुआ करते थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर संविधान दिवस की बात करेंगे तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। वहीं संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करेंगे तो ये 24 जनवरी 1950 को है था। इसी दिन जो है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इन सबको लागू किया गया था। इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भी 24 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा संविधान लागू होने की तिथि की बात करेंगे तो ये 26 जनवरी 1950 है। देखिए, हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ है। फिर संविधान के सलाहकार की बात करेंगे तो BN राव भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे। वहीं संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं अस्थायी सदस्य की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, फिर बर्मा से पृथककरण की बात करेंगे तो भारत और बर्मा का पृथककरण 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। ओके, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है
कि कौन सा असत्य है, असत्य बताना है, गलत। तो नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप गौर करेंगे कि ये जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, बल्कि राष्ट्रपति के पद को हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। वहीं नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक दायित्व, संसदीय व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने यूके यानी ब्रिटेन से लिया है। फिर मूल अधिकार, महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिया गया है। वहीं राज्यपाल तथा अवशिष्ट सूची जो है ये कनाडा से लिया गया है, ठीक। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। वहीं आपातकाल के समय में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनका निरस्तरण हो जाता है, वो हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। फिर राज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से लिया है, ठीक। गणराज्य की व्यवस्था, तो गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से नहीं बल्कि फ्रांस से लिया गया है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। तो राष्ट्रीय गान की जहां तक बात है तो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और इसे 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय गान के लेखक की बात करेंगे तो ये थे डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके अलावा राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। वहीं राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे तो ये अशोक स्तंभ है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वहीं राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो इसको पेंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि तिरंगा है, और इसे 22 जुलाई 1947 को लागू किया जाता है। ये जितने भी फैक्ट्स आप देख रहे होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता रहा है। अभी हाल ही में जो फॉरेस्ट रेंजर एसआई का जो एग्जाम हुआ था मेंस पेपर, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना से संबंधित निम्न कथनों में असत्य है, तो कौन सा असत्य है हमें ये बताना है। देखते हैं, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो ये बिल्कुल सही है, प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। अच्छा ये बताइए कि प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया है। ठीक है, प्रस्तावना जो है उसे अमेरिकी राष्ट्र जो संविधान है वहां से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है उसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहता है, ऐसा नहीं है, जबकि संविधान की आत्मा जो है वो संवैधानिक विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया है। ओके, फिर प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, पंथनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। एकता जो है ये पहले से था, एकता को आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक स्टेटमेंट और है, केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना और बेरूबारी विवाद में प्रस्तावना को अंग मान लिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में आया था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और बेरूबारी केस में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो यहाँ पे रिवर्स दिया गया है, ठीक है, उल्टा दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, ठीक है, और बेरूबारी बात जो था इसमें प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया है। ठीक, चलिए पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ अनुसूचियां दी गई हैं और वो किस विषय से संबंधित हैं उसका मिलान करना है। तो अनुसूची 2 जो है वो वेतन एवं भत्तों से जुड़ा हुआ है। अनुसूची 4 जो है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से जुड़ा हुआ है। अनुसूची 5 जो है वो SC ST और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। वहीं अनुसूचित 6 जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। अनुसूची 8 जो है वो भाषा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, जिसमें से जो मूल संविधान था उसमें कुल मिलाकर 14 भाषाएं थी। इसके अलावा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, फिर 71वें और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा अन्य भाषाओं को भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 9 की बात करेंगे तो इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया और ये जो है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और यह दल बदल से संबंधित है। वहीं अनुसूची 11 की बात करेंगे तो ये पंचायत से जुड़ा हुआ है, जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 12 की बात करेंगे तो इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया और यह नगर पालिका से संबंधित है। फिर संघ सूची की बात करेंगे। अच्छा, तो सूची के बारे में पहले समझ लीजिए कि सूची जो है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संबंधित है और इसे हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, संघ सूची की बात करेंगे तो संघ सूची में आपको जनगणना, सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली आती है। वहीं हम लोग राज्य सूची की बात करेंगे तो इसमें पुलिस, कृषि और पंचायत आता है। वहीं समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसमें शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, नियोजन है, मजदूरी संघ है। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियां जो है जिसमें साइबर, अंतरिक्ष, इस तरह के जो कुछ मुद्दे हैं वो अवशिष्ट शक्तियों में आती हैं। ठीक है, फिर अनुसूची 3 की बात करेंगे तो ये शपथ से जुड़ा हुआ है। अनुसूची 3 जो है वो शपथ से जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत लोगों को अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में कंफ्यूजन होता है। तो अनुसूची 2 जो है वो वेतन और भत्तों से जुड़ा हुआ है और अनुसूची 3 जो है वो शपथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य है। तो पहला है प्रथम भाषाई आयोग।
तो प्रथम भाषाई आयोग जो है वो बीजी खेर की अध्यक्षता में बना था और 1955 में बना था। ठीक है, और जहां तक एसके धर की बात है तो एसके धर जो है वो धर आयोग से संबंधित थे और इसका गठन 1948 में हुआ था। ठीक है, और ये भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित था। ठीक है, धर आयोग। वहीं प्रथम भाषाई राज्य की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश था, जिसका निर्माण 1953 में हुआ था। ठीक है, फिर भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता देने से संबंधित फजल अली आयोग है, जिसका गठन 1953 में हुआ था। इससे अन्य भारत स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसने अपनी रिपोर्ट को 1956 में दिया था, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। ओके, चलिए पंजाब का गठन तो ये शाह आयोग के सिफारिश पर होता है, ये बिल्कुल सही है, 1966 में। उसके बाद सिक्किम का बिल है तो ये 16 मई 1975 को हुआ था। ठीक है, 16 मई 1975 को, बिल्कुल सही है। और सिक्किम सह राज्य ये 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। वहीं राज्यों का पुनर्गठन की बात करें तो राज्यों के पुनर्गठन में विधानमंडल की अनुमति होती है, तो ऐसा नहीं है, उसका अनिवार्य नहीं है। विधानमंडल की जो अनुमति है उसको अनिवार्य नहीं है। राज्यों का पुनर्गठन जो है सांसद कर सकता है सिंपल मेजोरिटी के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से असत्य है, तो असत्य बताना है। नागरिकता कानून, ठीक है, तो नागरिकता कानून जो है नागरिकता के विषय पर कोई भी कानून संसद के द्वारा बना जाता है और ऐसा प्रावधान 11वें अनुच्छेद में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत ऐसा कहा गया है कि भारतीय संसद जो है नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। फिर नागरिकता का समापन ये अनुच्छेद 9 में दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। पंजीकरण जो है 7 वर्ष, यानी अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक लगातार भारत में रहता है तो वो पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है, देशीकरण के आधार पर अगर कोई 11 वर्ष तक जो है यहाँ रहता है तो वो देशीकरण के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है। और भारत में नागरिकता के प्रकार की बात करें तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है ये यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, दोहरी नहीं है, इसलिए इसे गलत माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ मिलान करना है, तो मिला के देखते हैं। जहां तक मूल अधिकार का बात है तो मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं जो संविधान 35 तक। जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया और वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, फिर प्रतिबंध की बात करें तो संसद जो है वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, उसके अलावा मूल अधिकारों के निलंबन की बात करें तो राष्ट्रपति जो है इसको निलंबित कर सकते हैं। आपको पता भी होगा कि जब इमरजेंसी लगती है, जब आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों का प्रयोग करके संविधान अनुसार निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, वहीं मूल अधिकारों की रक्षक की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट है तथा हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक, इसके अलावा अपृश्यता की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 17 के तहत जो है अपृश्यता का अंत होता है। ठीक है, निजता के अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो इसे भी अनुच्छेद 21 के तहत डिफाइन किया गया है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, 25 में है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है। बच्चों का संरक्षण तो ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। ठीक है, वहीं कानून की समानता की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, समानता का अधिकार से संबंधित है। वहीं संविधान की आत्मा की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 32 है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है, तो ये बताना है कि कौन सा जो है वो मूल अधिकार नहीं है। तो पहला है हड़ताल करना। हड़ताल करना जो है ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, चक्का का जाम करना भी मूल अधिकार नहीं है। इसके अलावा वोट देने का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, बल्कि ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक, उसके अलावा आप आवास का अधिकार ये भी मूल अधिकार नहीं है। इसके अलावा रोजगार का अधिकार ये भी मूल अधिकार नहीं है। रोजगार का अधिकार जो है ये डीपीएसपी में दिया हुआ है। इसके अलावा उपर्युक्त सभी, आप देख सकते हैं कि ये जो सभी दिए गए हैं ये इसमें से कोई भी आपको मूल अधिकार नहीं है। भारत में कुल मिलाकर 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आगे उसको देखेंगे वो 6 मूल अधिकार कौन से हैं। अब यहाँ पे फिर से मिलान करना है और ये प्रश्न जो है डीपीएसपी से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं। पहला है लोक कल्याण, तो अनुच्छेद 38 जो है वो लोक कल्याण से संबंधित है। वहीं स्त्री पुरुष को समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है अनुच्छेद 39 में दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि अनुच्छेद 39 जो है 39, इसमें 5 अन्य प्रावधान भी शामिल है जिसे हम लोग आगे देखेंगे भी। पंचायत की बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से जुड़ा हुआ है। वहीं अनुच्छेद 42 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 42 जो है वो मैटरनिटी रिलीफ से जुड़ा हुआ है, यानी प्रसूति सहायता से जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग अनुच्छेद 47 की बात करेंगे तो ये शराब या मादक पदार्थ उसके सेवन पे प्रतिबंध लगाने से जुड़ा हुआ है। वहीं अनुच्छेद 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता लागू करने से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है वो पशु बलि पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं अनुच्छेद 46 जो है वो SC ST या OBC जो कास्ट है उनके शोषण को पूर्णतः रोकता है। ठीक है,
अनुच्छेद 51 की बात करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। वही अनुच्छेद 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर से जुड़ा हुआ है, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जो है उसके पावर के सेपरेशन से जुड़ा हुआ है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो कि मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ से भी दरोगा में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं। मूल कर्तव्य की जहां तक अगर बात करेंगे तो ये संविधान, मूल संविधान में तो नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है, ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा है? 51A है, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी, तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि मूल संविधान में ये था ही नहीं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और याद रहे कि ये जो मूल कर्तव्य है इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। 46वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना जो है उसे कर्तव्य बना दिया गया, तो ये गलत है। ये 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं बल्कि यहाँ पर 86 होगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना दिया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है, यह भी सही है, ये अनुच्छेद 48 में वर्णित है। राष्ट्रीय ध्वज का तथा स्मारकों का जो सम्मान करना है, उसकी रक्षा करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है, यह भी सही है, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का कमजोर से रक्षा करना मूल कर्तव्य है, तो ये गलत है, ठीक है। मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, तो ये भी सही है क्योंकि मूल कर्तव्य जो है उसके लिए हम लोग डायरेक्ट जुडिशियरी के पास नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसे लागू कराने के लिए कानून बनाना पड़ता है, यह स्वतः लागू नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें हमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हें शामिल करते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उन्हें शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल करते हैं। कौन कौन शामिल नहीं होता है? तो नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा राज्य का जो विधान परिषद होता है उसके सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, राष्ट्रपति की रिक्त पद को कितने दिनों में भरा जाता है? तो ध्यान रहे कि अगर कोई पद जो है राष्ट्रपति का वह आपातकाल स्थिति में अगर कहीं किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उसे 6 महीने के अंतर्गत उसे भरना होता है, 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहता है? तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाता है वह अपने शपथ से फिर 5 वर्षों तक रहता है, ठीक है, 5 वर्षों तक रहता है। राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 जब्त कर ली जाती है जब उसे कुल मत का, तो जब उसे कुल मत का छठा हिस्सा नहीं मिलता है तब उसकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपए उसे जब्त कर ली जाती है। ध्यान रखिएगा 1/6 ऑफ टोटल वोट्स अगर उसे नहीं मिलता है तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो ये 50-50 है, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की जरूरत होती है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, तो ये अनुच्छेद 72 में दिया गया है, अनुच्छेद 72 में, ठीक है। वही अनुच्छेद 76 जो है ये अटॉर्नी जनरल हुआ है, वही 75 जो है ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभियोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। चेक करते हैं, किसी भी सदन के प्रारंभ हो सकता है, तो ठीक है, ये सही बात है कि जो महाभियोग है वो किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसके शुरू करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है। अगला है, इसे पारित करने के लिए 2/3 मतों की आवश्यकता होती है, तो पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। दूसरे सदन भेजने के 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है, तो यह भी सही है, क्योंकि क्या होता है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य है। फिर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है और इसे अमेरिका से लिया गया है, तो ये भी सही है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, तो ऐसा नहीं है, राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो ये प्रस्ताव जो है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, कुछ समितियां दी गई हैं और समिति का अध्यक्ष कौन है, तो उनको दिया गया है देसी रियासत समझौता समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देसी रियासत समझौता समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति की बात करेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। फिर कार्य संचालन समिति की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय समिति की बात करेंगे तो ये एस वारदाचार्य थे, ठीक है, एस वारदाचार्य, ओके। इसमें हमें गलत कहने पूछा था, तो इसमें 2 गलत था, पहला देसी रियासत समिति वाला और कार्य संचालन समिति वाला, ये दोनों गलत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको देख लेते हैं। संविधान की संशोधन
पद्धति जो है हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ली है, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है हम लोगों ने यूएसए से लिया है। वहीं आपात उपबंध जो है हम लोगों ने फ्रांस से नहीं बल्कि जर्मनी से लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसको मिलान करना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 54 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति का कोटा दिया गया है, ठीक है, कोरम। चलिए अगला है 72 नंबर आर्टिकल, तो ये राष्ट्रपति के क्षमादान से जुड़ा हुआ है, पार्डन पावर से राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 62 जो है वो बताता है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 77 जो है यह केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 73 जो है वो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 73 जो है संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 85, तो अनुच्छेद 85 जो है वो सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 81 की बात करेंगे तो ये लोकसभा की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 81 में, ठीक है। देखिए 79 जो है इसमें संसद के बारे में बताया गया है, 80 में राज्यसभा के बारे में और 81 में लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो 81 जो है वो लोकसभा से जुड़ा हुआ है। वहीं धन विधेयक की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते धन विधेयक को, और धन विधेयक जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में की गई है। अनुच्छेद 87 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 87 में की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसे आप लोग देख लेंगे। आगे जो है हम लोगों ने बहुत डिटेल में सभी आर्टिकल्स को एक्सप्लेन भी किया है, इस पीडीएफ पे लिख भी दिया गया है, तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए अब यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान का जो विशेषता नहीं है तो ये जो है अध्यास्थात्मक व्यवस्था होगा, क्योंकि भारत जो है वहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है। जहां तक भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार है। जहां तक इन प्रावधानों की बात है तो जहां तक संसदात्मक सरकार की बात है तो इसे हम लोगों ने यूके से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। वहीं स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो हम लोगों ने यूएसए से लिया है, अमेरिका से। वहीं हम लोगों ने संघात्मक सरकार की बात करें तो ये कनाडा से लिया है। शून्यकाल पर प्रश्न है, तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है, तो शून्यकाल जो है वो भारत की देन है, इसका सही उत्तर भारत होगा। वहीं शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटा होता है वो शून्यकाल होता है, ठीक है। और अगर इन जनरल बात करेंगे तो 12 बजे से 1 बजे तक जो है वो शून्यकाल होता है। वहीं प्रश्नकाल जो है वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जहां तक नागरिकता का सवाल है तो ये संविधान के भाग 2 में है, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान है। भारत में नागरिकता जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग से सम्मिलित द्वारा, इन तीनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन बैंक में धन जमा करके जो है नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और भारत में एकल नागरिकता है, ये भी याद रखिएगा, जिसे हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसका मिलान करना है। जहां तक निर्वाचन आयोग की बात है तो निर्वाचन आयोग जो है संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 में है। वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। ओके, अगला है कैग CAG, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो ये अनुच्छेद 148 से जुड़ा हुआ 148। और भाग की बात करेंगे तो ये भाग 5 में है, ठीक है। चलिए आगे है भारत का महान्यायवादी, तो ये संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य के महाधिवक्ता की बात करेंगे तो ये संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो ये 315 में है, भाग 14 में, ठीक है, भाग 14 और अनुच्छेद 315 में। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो ये संविधानोत्तर निकाय है। और योजना आयोग जो है ये भी संविधानोत्तर निकाय है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। ये 1909 यानी मॉडली मिंटो रिफॉर्म का यह प्रावधान था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, तो भाग 5 में जो है वो संघीय कार्यपालिका के बारे में बात किया गया है। वहीं भाग 2 की बात करेंगे तो ये सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये नागरिकता से। भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है और भाग 4 जो है वो DPSP से जुड़ा हुआ है। भाग 5 जो है वो केंद्रीय यानी संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, तो देखिए नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 में है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये 5 से लेकर 11 तक है। और संविधान का अनुच्छेद 11 जो है वह कहता है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी जो नियम या कानून है वो संसद बना सकती है, तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 11 होगा, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 9 की बात करेंगे तो ये नागरिकता किस तरीके से निरस्त हो सकती है, किस तरीके से समाप्त हो सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 9 में किया गया है।
अगला है यहाँ पर मिलान करना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। तो देखते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद, तो ये विवाद जो है ये सब सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 71 में वर्णित है। उसके अलावा मंत्रिपरिषद तथा मंडल का अध्यक्ष, तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जो होता है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं अगर हम लोग कहें सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पार्लियामेंट शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, फ्रेंच से। उसके बाद संसद की जननी की बात करेंगे तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन की देन है। उसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 250 हो सकती है। फिर विधानसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 500 हो सकती है। वहीं न्यूनतम संख्या की बात करेंगे तो ये 60 हो सकती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये 30 होती है, 30। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या बात करेंगे तो टोटल सदस्य इसमें 22 होते हैं, ठीक है। टोटल सदस्य कितने होते हैं, 22 होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं, ठीक है। फिर विवादित विधेयक की जांच, तो विवादित विधेयक की जांच जो है वो प्रवर समिति के द्वारा की जाती है। फिर बजट द्वारा निकालने क्वेश्चन नंबर 33 कहता है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। इसमें सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्राप्त है। तो जो है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है तथा हाईकोर्ट यानी सुप्रीम हाईकोर्ट को भी प्राप्त है। तो यानी ए और बी दोनों इसका उत्तर होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करता है। अगला है निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो ये रिट्स से संबंधित अनुच्छेद है। प्रश्न है रिट्स जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। और एक अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति की परीक्षण जो है उत्प्रेषण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उत्प्रेषण इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर कुछ समितियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है, ठीक है। तो पहला है सरकारिया समिति, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग जो है 1983 में आया था और यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। वहीं लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और ये सरकारी खर्च की जांच करता है। प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और यह बजट अनुमानों की जांच करता है। बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में गठित हुई थी और ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का वकालत किया था। इसके अलावा अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो ये 1977 में आया था और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। वहीं शाह आयोग की बात करेंगे तो ये 1966 में आया था और ये राज्यों के पुनर्गठन यानी पंजाब हरियाणा राज्य का जो पुनर्गठन हुआ है वह शाह आयोग की अनुशंसा पर ही हुआ है। चलैया समिति की बात करेंगे तो चलैया समिति जो है 1991 में बना है और ये टैक्सेशन से सुधार से संबंधित है, ठीक है, टैक्सेशन में सुधार से संबंधित है। वहीं हम लोग नरसिम्हम समिति की बात करेंगे तो ये भी 1991 में आया था और ये बैंकीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो आप यहाँ पे सभी आर्टिकल्स देख सकते हैं, हम लोग सभी को एक एक करके समझते हैं। पहला है अनुच्छेद 380। तो अनुच्छेद 380 जो है इसे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था और ये एक स्पेशल प्रोविजन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। फिर अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ से जुड़ा हुआ है, ठीक। अनुच्छेद 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 51 जो है वो जो है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डीपीएसपी में अंतर्राष्ट्रीय शांति वगैरह की व्यवस्था इसमें की गई है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 51 होगा, ठीक है। सभी अनुच्छेद के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ओके। तो 60 जो अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अनुच्छेद 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। अगला है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है, ठीक है। तो भारत का राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य होगा, यह अनुच्छेद 38 के अंतर्गत है जो कि डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से लिया है, ये हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है जो अनुच्छेद 76 में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग की नियुक्ति करता है, यह 148 में है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो ये 153 में है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। महान्यायवादी 76 में है, कैग 148 में है और गवर्नर जो है राज्यपाल वो 153 में है। अब यहाँ पर जो है पंचायती राज से जुड़ा हुआ कुछ प्रावधान है, उसको मिलान करना है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो संस्तुति थी, इसका जो
रिकमेंडेशन था वो बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया था। तो ये 1957 में इनके द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। फिर द्विस्तरीय पंचायत की बात करेंगे तो अशोक मेहता समिति के द्वारा बताया गया था। फिर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में यह पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को जो है ये पंचायती राज जो है इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो ये बात भी आप लोग याद दीजिएगा। उसके बाद मुखिया जो है ये त्याग पत्र देता है। तो मुखिया जो है वो जिला पंचायत पदाधिकारी को त्याग पत्र देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ जिला पंचायत पदाधिकारी होता है, वैसे जो मुखिया के त्याग पत्र है वो मुखिया उप मुखिया को भी देता है, ऐसी भी कहीं कहीं जानकारी मिलती है। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा? जिला पंचायत पदाधिकारी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पे मिलान करना है पंचायत स्तर का चुनाव। तो पंचायत स्तर का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य क्या था? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ही पंचायती राज को लाने का मुख्य उद्देश्य था। पंचायत की चर्चा की बात करेंगे तो पंचायत की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 243 में की गई है। वहीं पंचायती समितियों की गणपूर्ति जो है 1/2 होती है। इसका कोरम कितना होता है पंचायती समिति का कोरम? तो 1/2 होता है। उसके अलावा न्यायपालिका की चर्चा कितने में की गई है? नगर पालिका की चर्चा, तो नगर पालिका की चर्चा जो है वो भाग 9A के 12वीं अनुसूची में की गई है। 9A में और 12वीं अनुसूची में किया गया है। वहीं SC/ST प्रशासन की बात करेंगे तो ये भाग 10 में किया गया था और अनुच्छेद 244 इसी से संबंधित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है और ऐसा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति है? तो भारत को यहाँ पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो दिया गया है। यानी ये तीनों जो है वो भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। और जहां तक वीटो शक्ति के प्रावधान की बात है तो ये संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है। 111 राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है और ये जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, जहां तक संयुक्त अधिवेशन का बात है तो ये संविधान के 108वें आर्टिकल में वर्णित है। ठीक, भारत का मुख्य न्यायाधीश तो ये संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत है और ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वहीं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है ये संविधान के अनुच्छेद 72 में है। वहीं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 213 में है। वहीं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 223 में है। ओके, चलिए अगला है राष्ट्रपति का वीटो पावर। ये संविधान के अनुच्छेद 111 में और इसे हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। वहीं शून्यकाल की बात करें तो ये भारतीय संसदीय नवाचार है, यानी भारतीय संसद की देन है। भारतीय परंपरा में ही शून्यकाल होता है। फिर महान न्यायवादी का पद जो है ये अनुच्छेद 76 में है और ये संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार भी रखता है। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में वर्णित है, 63 में, और ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका मिलान कर सकते हैं। अगला है, आप देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा कि इस पीडीएफ को जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे तो इस पीडीएफ में और भी चीजें इंक्लूड की जाएंगी और भी इसमें लिखा जाएगा। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां से आपको सारी जानकारी एक बार में रिवाइज हो जाएगी। आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे सभी आर्टिकल्स भी दे दिया गया ताकि आप एक ही नजर में पूरे पॉलिटी को इजिली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, तो बजट शब्द जो है वो भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। बजट की जगह पे भारतीय संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वहीं विनियोग विधेयक की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 114 में है। वहीं भारत की संचित निधि की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 266 में है। बजट शब्द की चर्चा भारतीय संविधान में कहीं नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो ये संख्या जो है 50 होनी चाहिए। ठीक है, 50 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो हमारी कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा चुनाव आयोग की बात करेंगे तो ये संविधान के अनुच्छेद 224 में है। इसके अलावा भाग 15 में वर्णित है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 315 में है। वहीं भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? तो लोक निधि का अभिभावक जो है कैग को कहते हैं, सीएजी को। 148 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। वहीं राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड होते हैं। 52वें संविधान के आर्टिकल में इसका वर्णन है। वहीं संसद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा की गई है। वहीं राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में तथा लोकसभा की 81 में की गई है। मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे तो 74वें आर्टिकल में जो है मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। वहीं 75वें आर्टिकल में जो है मंत्रियों और प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसका जो उत्तरदायित्व है उसकी बात कही गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
प्रश्न है, भारत सरकार में सबसे ऊंचा पद का विलियन अधिकारी कौन होता है? तो सबसे ऊंचे पद का विलियन अधिकारी जो है ये गृह सचिव होता है, ठीक है, होम सेक्रेटरी होता है। लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में संसद है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 81 होगा, लोकसभा। यहाँ पे कुछ मिलान करना है, कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और यहाँ पे उसके प्रावधान किए गए हैं, तो अब ये मिलान करके देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 267 जो है वो आकस्मिक निधि से संबंधित है, ठीक है, और ये राष्ट्रपति के अधीन रहता है। वहीं 266 जो है ये संचित निधि से संबंधित है, ठीक। 280 की बात करेंगे, अनुच्छेद 280 की, तो ये जो है वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति जो हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। अभी 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने जो वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन है वो राष्ट्रपति को सौंप दी है। ओके, चलिए अगला है 275। तो 275 जो है वो विशेष राज्य के दर्जे से जुड़ा हुआ है। 315 की बात करेंगे तो ये संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है। 312 की बात करेंगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, अखिल भारतीय सेवा के सृजन से जुड़ा हुआ है। 330 अनुच्छेद जो है वो लोकसभा में SC ST की सीट के आरक्षण से जुड़ा हुआ है। 332, और इस बार जो अभी दरोगा का एग्जाम हुआ था ESI का, उसमें ये अनुच्छेद के बारे में पूछा भी गया था, ठीक है। अनुच्छेद 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 243 जो है वो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, उसके बारे में प्रावधान करता है। 341 जो है राष्ट्रपति द्वारा SC क्षेत्र घोषित करने से संबंधित है। वहीं 369 की बात करेंगे तो ये सांसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाने से जुड़ा हुआ है। और 349 जो है ये राजभाषा आयोग के संबंधित है, ठीक है। 349 क्या है, तो राजभाषा आयोग का निर्माण जो है हमारी संसद कर सकती है, उससे संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो हमें गलत कथन पहचान करना है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो ये भी ठीक है। दादर नगर हवेली जो है 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश रहा था। देखिए फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं बल्कि पुर्तगालियों के उपनिवेश रहा था, और पुर्तगाली जो है 1961 में पूर्णतः भारत छोड़कर चले गए। ऑपरेशन विजय के तहत जो है पुर्तगालियों को भारत से निकाला गया था, ठीक है। तो दादर नगर हवेली जो है वो फ्रांसीसी नहीं बल्कि पुर्तगालियों के अधीन रहा था। और ऑपरेशन विजय जरूर याद रखिएगा, इसके तहत पुर्तगालियों को निकाला गया था और ये साल 1961 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे प्रावधान और उसके अनुच्छेद है, उसका मिलान करना है। तो जहां तक राष्ट्रीय आपातकाल का सवाल है, तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो संविधान के भाग 18 में वर्णित है, ठीक है। और राष्ट्रपति आपातकाल जो है 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल। वहीं राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 356 में है, ठीक है। वहीं वित्तीयापातकाल की बात करेंगे तो ये 360 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये भाग 20 में वर्णित है और अनुच्छेद 368 में है। इसे हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक है। फिर अवसर की समानता की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। उपाधियों की अंत की बात करेंगे, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये अनुच्छेद 18 में वर्णित है। उसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 263 में है, ठीक है। और हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है, ये 312 नंबर आर्टिकल है, 312। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे 5 आर्टिकल है, 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं, ठीक है। ये विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। 15, 16, 19 और 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों के लिए है, और बाकी सारे जो है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मिले हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो विधि के समान संरक्षण का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है, और अनुच्छेद 14 जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में दिया गया था। आप गौर कर सकते हैं कि 15, 19 और 29, 30 तो ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए है, 14 जो है वो सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा जो है शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है, और इसे हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। तो ये जो है शासन के लिए आधारभूत है। वहीं मूल अधिकार की बात करेंगे तो इसे हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। मूल कर्तव्य जो है इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है। इसे हम लोगों ने USSR से लिया है, रूस से लिया था, और ये भारतीय संविधान के भाग 4A में है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया है 1973 में। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो इसे आयरलैंड से लिया है, भाग 4 में वर्णित है। मूल अधिकार जो है उसे हम लोगों ने
अमेरिका से लिया है, ठीक है, और ये भाग 3 में है, मूल कर्तव्य 4A में है, ठीक। 55वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे मिलान करना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में वर्णित है, इसे हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सिक्किम भारत का राज्य बना 69th अधिवेशन के द्वारा, नहीं, ये बना है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो सिक्किम राज्य कब बनता है? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा का गठन जो है ये 69th कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आता है, ठीक है, 69, ओके। इसके अलावा दल बदल जो है इसे जोड़ा गया तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसे शेड्यूल 10, ठीक है, शेड्यूल 10 में इसे जोड़ा गया है। वहीं जीएसटी की बात करें तो ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 279A में, ठीक है, 279A में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य की जहां तक बात है, मूल कर्तव्य की, तो आप राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण जो है ये मूल कर्तव्य है। बाकी ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 40 में है और ये डीपीएसपी में है, ठीक है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रक्षा की बात करेंगे तो ये भी डीपीएसपी में वर्णित है। वन प्रणाली की रक्षा भी जो है डीपीएसपी में है, ठीक है। यही राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो इसका जो वर्णन है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में है, मूल कर्तव्य में है। डीपीएसपी में भी है अनुच्छेद 47 के तहत, लेकिन मूल कर्तव्य में भी है। चलिए अगला देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो यह केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 80 में है, ठीक है, सॉरी 81 में है। लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा 80वें आर्टिकल में है, और संसद की संयुक्त बैठक की बात करेंगे तो ये 108वें आर्टिकल में है, 108 में। और संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो देखिए सबसे पहले स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद 93 में वर्णित है। स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर दोनों 93rd आर्टिकल में ही इसका वर्णन किया गया है, और ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा का सचिवालय जो है सीधे संसदीय मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो संसद जो है कब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, इसके बारे में पूछा गया है। इसके सारे ऑप्शंस भी देख लेंगे। देखिए ये जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं इन सभी आर्टिकल्स पे जो है सांसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए सांसद राज्य सूची पर कोई भी कानून बना सकती है, वो अनुच्छेद 253 के तहत, ठीक है, 253 के तहत। लेकिन 249 में क्या कहा गया है, तो 249 में कहा गया है कि सांसद जो है वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 250 में कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति में सांसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि अगर दो राज्य की सहमति हो या दो से अधिक राज्यों की सहमति हो तब भी सांसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। और अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुपालन करना हो, उसको लागू कराना हो, तो भी हमारी जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये सभी आर्टिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अपने कहीं शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा या इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ को, तो यहाँ पर तो सब लिखा ही गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 253 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। यहाँ पर जो है मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 61 में। तो जहां तक नागरिकता की बात है तो ये भाग 2 में है, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद जो है इसका 52 से लेकर 35 तक है। नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो ये भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। मूल कर्तव्य की बात करेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जारी किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और ये अनुच्छेद 51A में है। भाग की बात करेंगे तो 4A में है, ठीक है। चलिए यूनियन संघ की बात करेंगे तो ये 5वें भाग में है, भाग 5 में। वहीं पंचायत की बात करेंगे तो ये भाग 9 में है, 243वें आर्टिकल में, ठीक है। नगर पालिका की बात करेंगे तो भाग 9A में है, ठीक है। 243 के ओ के बाद जो है नगर पालिका की चर्चा की गई है। निर्वाचन की बात करेंगे तो ये भाग 15 में है। और वहीं आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो कब कब जो है संयुक्त बैठक हो सकती है। सबसे पहले ये समझिए कि संयुक्त बैठक का प्रावधान 108वें अनुच्छेद में है, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं, ठीक है। क्या संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है, तो नहीं हो सकती, ठीक है। वहीं वित्त विधेयक के लिए तो इसके लिए भी नहीं हो सकता है।
साधारण विधेयक के लिए हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी नहीं हो सकता। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल साधारण विधेयक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 107 में किया गया है। सिर्फ इसी के लिए जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। वित्त विधेयक की बात करेंगे तो ये 117 में है। दंड विधेयक की बात करेंगे तो ये संविधान का अनुच्छेद 110 में है। और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान जो है 66वें अनुच्छेद में वर्णित है, 66 में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति परिस्थितियों के अनुसार अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 359 आर्टिकल, ठीक है, 359। दिल्ली विश्वविद्यालय का चांसलर पद पर कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर के पद पर होता है उपराष्ट्रपति। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। परिसीमन आयोग, इसका अनुच्छेद 82 संबंध है, ये बिल्कुल सही है। तो संविधान का अनुच्छेद 82 जो है वो कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जब जनगणना होगी तो उसके बाद अनुच्छेद 82 के तहत भारतीय संसद जो है एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो ये 72वें आर्टिकल में, ये भी सही है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति की चर्चा, तो ये अनुच्छेद 89 में है, ठीक है, 89 में, इसलिए ये गलत है। और 108वें आर्टिकल जो है वो ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त अधिवेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहीं गणपूर्ति की बात करेंगे तो संविधान की जो लोकसभा जो है या संसद, उसकी गणपूर्ति की चर्चा अनुच्छेद 100 में की गई है, ठीक है। तो इसका हमें सुमेलित नहीं है ये ढूंढना था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। जहां तक लोक लेखा समिति की बात है तो ये एक वित्तीय समिति है, ठीक है। वहीं याचिका समिति की बात करेंगे तो कार्यकारी समिति से इसका मिलान होगा। स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति जो है एक तदर्थ समिति होगी, एडहॉक कमेटी। वहीं विभागीय समिति जो है एक स्टैंडिंग समिति होगी यानी परमानेंट समिति होगी। इस तरीके से अगर आप इसका मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि 3, 4, 1, 2 इसका इस क्रम में मिलान होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्अवलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 137, इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसलों को पुनर्समीक्षा कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 130 की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर ब्रांचेज होंगे उसका गठन जो है वो किया जा सकता है। तो इसके बारे में चर्चा 130 के तहत किया गया है। वहीं 139 की बात करेंगे तो इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का जो रीट जारी करने का जो स्पेशल पावर है उसका चर्चा किया गया है। देखिए नॉर्मली तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी होता है, लेकिन कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, तो वो 139 है। ये अदर देन वो 5 रीट्स हैं जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसके अलावा और भी कुछ पावर्स हैं वो 139 में वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 138 की बात करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने से संबंधित है, जिसका पावर जो है संसद के पास है। तो संसद जो है वो अनुच्छेद 138 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो देखिए दूसरी सबसे बड़ी पूछा है। सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी खंडपीठ की चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी खंडपीठ जो है वो केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया था, उसके तहत जारी किया गया था और इसमें कुल मिलाकर 13 जजेज हुआ करते थे। वहीं उसके बाद दूसरे नंबर पर गोलकनाथ केस आता है जो कि 1967 का है और इसमें 11 जज थे, ठीक है। वही मिनरेगा मिल्स केस की बात करेंगे तो ये 1980 का है। वही बैंक नेशनलाइजेशन केस की बात करेंगे तो ये 1969 का है। वहीं टीएम पाई फाउंडेशन केस की बात करेंगे तो ये 2002 का है, ठीक है, 2002 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। हम सभी आर्टिकल्स को सभी को देख लेते हैं, ठीक है, सभी को देख लेते हैं तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 130 क्या कहता है? अनुच्छेद 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठ को किस तरीके से बनाया जा सकता है। दिल्ली के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अगर अन्य पीठों को गठन करना हो तो ये 130वें आर्टिकल के तहत होता है। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? एडहॉक जजेस की नियुक्ति कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 125 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनके वेतन और भत्तों से जुड़ा हुआ है। वहीं 132 जो है ये संवैधानिक मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, संवैधानिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार से। तो इसमें जो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 132 जो कि संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, तो देखिए अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 के तहत है और राज्यपाल को 213 के तहत है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है
तो राज्य के विधायिका के द्वारा, राज्यपाल जब कोई ऑर्डिनेंस बनाते हैं तो राज्य की विधायिका के द्वारा जो है उसका अनुमोदन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71, इसमें भी मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। कह रहा है इसमें वरीयता अनुक्रम के अनुसार इसको मिलाने के लिए तो राष्ट्रपति जो है वो पहले स्थान पर आएंगे, राज्यपाल दूसरे स्थान पर, प्रधानमंत्री तीसरे पे, राज्यपाल जो है वो चौथे नंबर पे, पूर्व राष्ट्रपति पांचवें पे, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो छठे पे होंगे। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री सातवें पे होंगे और राजदूत जो है वो 8वें नंबर पे होंगे। तो इसी क्रम में जो आप इसको मिलान करेंगे तो ये भाई सही क्रम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। कह रहा है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। सबसे पहले देखिए कि आर्थिक संबंध जो है ये किस भाग में है, तो संविधान के भाग 12 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की चर्चा भाग 11 में है और भाग 12 में क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो आर्थिक संबंध है उसकी चर्चा की गई है। और ये अनुच्छेद कौन सा होगा, तो अनुच्छेद 268 से लेकर 281 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देख लेते हैं, पहला है वन। देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया, हमें गलत ढूंढना है। देखिए वन जो है, वन ये संवर्ती सूची का विषय है, ये बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन को राज्य सूची से निकालकर कहाँ लाया गया, इसे संवर्ती सूची में लाया गया। स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो ये संवर्ती सूची में नहीं बल्कि संघ सूची का विषय है। पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग जो है ये संघीय सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो हमें गलत ढूंढना था, सुमेलित नहीं है, तो इसके तहत जो है ये बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वह संघ सूची का विषय है। ठीक है, 20 सूची जो है ये 7वें शेड्यूल में वर्णन किया गया है इसका, और इसमें कुल मिलाकर 3 सूचियां हैं। ठीक है, 3 सूची दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। तो देखिए योजना आयोग तो अब समाप्त हो चुका है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया जो 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो पुराने योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन 1952 में किया गया था। वहीं वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 280 में वर्णित है, 280 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी। तो पहली बार जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत जो है ये पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके लिए एक कमीशन का नाम याद रखिएगा, ली कमीशन, जो कि 1924 में बना था, और इसके बाद ही 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ठीक है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। यानी क्या सुनिश्चित करती है, तो यह जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। तो दलीय व्यवस्था जो है वो राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था का। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो कैसे हो सकता है ये पूछा जा रहा है। तो सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन जो है ये सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य बहुमत। अगला क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के उपबंध करने को अधिकृत है। तो पंचायतों की संरचना, पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और इसीलिए राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल जो है काम कर सकती है। ठीक है, तो पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध जो है वो राज्य की विधानमंडल कर सकती है। अगला है, यहाँ पे मिलान करना है। देखते हैं प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल जो है वो बैठक का पहला घंटा होता है। ठीक है, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। संचित निधि की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 266 में है। वहीं आकस्मिक निधि की बात करेंगे तो ये 267 में है। कोरम की बात करेंगे तो ये 110वें आर्टिकल, मतलब 1/10 जो होता है, 1/10 ये कुल सदस्य का 1/10 ये कोरन है, गणपूर्ति है। विभागीय समितियों की बात करेंगे तो कुल मिलाकर 24 समितियां हैं। ठीक है, याचिका समिति की बात करेंगे, याचिका समिति तो ये नागरिकों की शिकायतों की जांच करता है। वहीं प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो ये निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, तो ये निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पारित किया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 से पूर्णतः लागू हो गया। ठीक है, और ये स्वशासन की इकाई के रूप में कब लागू होता है, कब संगठित होता है, तो ये भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है।
तो इसका जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ह्यूमन राइट्स से संबंधित चीजों पर काम करता है। वहीं अन्य तीनों की बात करें, जैसे सामान्य सभा, जनरल असेंबली, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सभी जो है यूनाइटेड नेशंस के ही अंग हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? तो सीमा प्रबंधन जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, सीमा प्रबंधन जो है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, आपातकाल से संबंधित कथन में असत्य है। देखते हैं, पहला हमें असत्य ढूंढना है। तो पहले आपातकाल जो है संविधान के भाग 18 में है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आपात को संसद द्वारा 30 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना। तो ये बिल्कुल सही है, 30 दिनों के अंदर मिलना ही चाहिए। अगला है, इसे 6 माह के अनुमोदन के बाद अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी सही है। इसे अब तक 3 बार लगाया गया है। तो ये भी सही है, पहली बार चीन युद्ध के समय, दूसरी बार पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 में, ठीक है, और तीसरी बार 1975 में। 3 बार लगाया गया है। जब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से होता है। ठीक है, सही बात है, मंत्रिमंडल जब इसको लिख के देगी राष्ट्रपति को, तभी जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति इसे स्वयं लागू कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसे स्वयं लागू नहीं कर सकते। कैबिनेट है ना, उसकी लिखित अनुशंसा पर ही इसे राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो कैबिनेट की चर्चा जो है ना वो अनुच्छेद 352 में है। इसके अलावा कहीं पर भी जो है कैबिनेट की चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ 352वें आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी से जो जुड़ा हुआ है उसी में कैबिनेट की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 74 की बात करेंगे, 74, तो ये मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 75 की बात करेंगे तो ये मंत्री की नियुक्ति तथा उनकी जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। वहीं 76 की बात करेंगे तो ये अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ है, महान्यायवादी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87, उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति की चर्चा जो है अनुच्छेद 63 में है। वहीं अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो ये राष्ट्रपति पे महाभियोग से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 71 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो है उसका निपटान सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, इससे जुड़ा हुआ है। वहीं अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से जुड़ा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, भारत का विधि अधिकारी होता है। तो महान्यायवादी जो कि अनुच्छेद 76 में वर्णित है वह भारत का विधि अधिकारी होता है। वहीं महाधिवक्ता की बात करें तो ये राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। ये 165 अनुच्छेद में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 124वें अनुच्छेद में है। वहीं कैग की बात करेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। संसद की गठन की चर्चा, तो संसद की गठन की चर्चा जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है, 79 में। ठीक है, वहीं 80 में बात करें तो ये राज्यसभा से संबंधित है। 81 जो है ये लोकसभा से संबंधित है। वहीं 82 जो है ये परिसीमन आयोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, परिसीमन आयोग से। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। ठीक है, वहीं 89 नंबर आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 100 की बात करेंगे तो इसमें जो गणपूर्ति होती है, संसद की गणपूर्ति, उसका चर्चा किया गया है। वहीं अनुच्छेद 108 की बात करेंगे तो ज्वाइंट सीटिंग की चर्चा की गई है। ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पे मिलान करना है शब्द और उसके अर्थ को। ये देखते हैं, संप्रभुता, सॉवरेनिटी का अर्थ क्या है? तो ये आंतरिक और बाह्य रूप से कोई भी देश स्वतंत्र है, यही संप्रभुता का अर्थ होता है। पंथ निरपेक्ष, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसका अर्थ क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र का अर्थ क्या है? राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होगा। ठीक है, गणतंत्र का अर्थ क्या है? राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? तो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। ठीक है, और इसे फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर लिया गया है। समाजवादी शब्द जो है इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसका तात्पर्य है कि संसाधनों का जो है न्यायपूर्ण वितरण होगा। ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या होती है। तो ये होती है 1/3। ठीक है, और इसका वर्णन जो है गणपूर्ति की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 100 में की गई है। उसके बाद संसद का सबसे बड़ा सत्र होता है। तो सबसे बड़ा सत्र जो है वो बजट सत्र होता है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो राष्ट्रपति जो है विधेयकों पर अनुमति जो है वो अनुच्छेद 111 के तहत देता है। ठीक है, असेंट टू बिल, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 3 चीजें कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, उसके अलावा अपना असेंट दे सकता है। इसके अलावा इसके पास जो है एक और पावर होता है कि वो वापस करके उससे संशोधन करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो अनुच्छेद 111 में कहा गया है। अनुच्छेद 108 की बात करेंगे तो ये ज्वाइंट सीटिंग से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 110 जो है वो मनी बिल से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 109 जो है, अनुच्छेद 109 यह जो है मनी बिल से संबंधित विशेष प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। धन विधेयक की चर्चा है, तो धन विधेयक की चर्चा जो है अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, वहीं 108 में ज्वाइंट सीटिंग के बारे में कहा गया है। 111 जो है वो असेंट टू बिल के बारे में बात किया गया है, राष्ट्रपति जो है वो किसी विधेयक के लिए क्या-क्या कर सकता है। और 109 जो है वो मनी बिल से संबंधित विशेष प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। बजट का प्रावधान किया गया है, तो बजट का प्रावधान जो है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया गया है। ठीक है, 112 में 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 117 में फाइनेंस बिल की चर्चा की गई है, वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो देखिए, अध्यादेश जो है वो 123वें आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जारी कर सकता है और इसकी अधिकतम अवधि जो है वह 6 महीने की होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है। सुप्रीम कोर्ट गठन की चर्चा, तो सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। ठीक है, 127 में क्या कहा गया है? तो 127 में एडहॉक जजेस की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। 129 में सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है, इसकी चर्चा है। और 137 जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने निर्णय या आदेशों का पुनर्अवलोकन कर सकता है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ये सभी याद रखिएगा। 127 एडहॉक जजेस की नियुक्ति से संबंधित है। 129 जो है ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति यानी एडहॉक जजेस की नियुक्ति कैसे हो सकती है? तो ये अनुच्छेद 127 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है, तो सीएजी जो है ये संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है और इसकी रिपोर्ट की जांच जो है वो लोक लेखा समिति करती है, लोक लेखा समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो धन विधेयक की परिभाषा ये संविधान के अनुच्छेद 110 में है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये 87वें आर्टिकल के तहत होता है। केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन ये 77वें आर्टिकल में है। केंद्र सरकार की राज्य भाषा ये 343 में कही गई है कि केंद्र सरकार की राज्य भाषा क्या होगी। पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन 340वें आर्टिकल में किया गया है। और सुप्रीम शेड्यूल कास्ट क्षेत्र घोषित करना, तो शेड्यूल क्षेत्र घोषित करने की शक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। राज्यपाल के पद को परिभाषित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 153 के तहत किया गया है। ठीक है, 153 में राज्यपाल के पद को परिभाषित किया गया है। 164 में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 165 जो है एडवोकेट जनरल यानी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उससे जुड़ा हुआ है। और 168 जो है वो राज्य विधानमंडल के गठन से संबंधित है, राज्य के विधानमंडल के गठन से संबंधित है। मुख्यमंत्री की चर्चा की गई है, तो मुख्यमंत्री की चर्चा अनुच्छेद 164 में की गई है। महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 165 में है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 168 में है। वहीं 171 की बात करेंगे, अनुच्छेद 171, तो ये जो है कहता है कि विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा का 1/3 हो सकती है। ठीक है, तो विधान परिषद में कितनी संख्या होगी विधान परिषदों की? तो ये किसी भी विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, 170 में क्या कहता है? 170 में कहता है विधानसभा की संरचना कैसी होगी, मतलब कितनी संख्या होगी विधानसभा की। ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में कहा गया है कि मैक्सिमम संख्या जो है 500 हो सकती है और मिनिमम जो है वो 60 हो सकती है। इससे 500 से ज्यादा जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती और 60 से कम भी नहीं हो सकती। वैसे अपवाद स्वरूप जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे 60 से कम भी संख्या है। ठीक है, और अनुच्छेद 172 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 172 जो है विधानमंडल की अवधि के बारे में बताता है। विधानमंडल की अवधि से मतलब क्या है कि विधानसभा में 5 साल का कार्यकाल होगा और विधान परिषद जो है इसका समापन तो नहीं होगा, लेकिन हर 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते जाएंगे। ठीक है, चलिए विधान परिषद किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो ये 4 महीने तक अधिकतम रोक सकता है, अधिकतम 4 महीने के लिए। विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा की तुलना में होती है, तो विधान परिषद की अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा की तुलना में 1/3 होती है, 1/3, और ऐसा प्रावधान जो है अनुच्छेद 171 में किया गया है। हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है, तो हाईकोर्ट का प्रावधान जो है अनुच्छेद 214 में किया गया है। ठीक है, वहीं 226 की बात करें तो मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में हम लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और 243 में है पंचायत का गठन। 109 क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित कथन में असत्य है, तो असत्य ढूंढना है। पहला कह रहा है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, तो देखिए ऐसा जो है प्रावधान नहीं है, हर राज्य अपने हिसाब से अलग अलग आरक्षण दे सकती है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगला है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत है, तो ये बिल्कुल सही है, त्रिस्तरीय है। लेकिन वैसे राज्य जहां पर जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर सिर्फ 2 स्तरीय ही पंचायती राज होगा। पंचायत सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए बनाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और उसकी पहली बैठक से होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन क्या है? ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए सीट 1/3 आरक्षित होगी, ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 101 है, 110 है, 73वां संशोधन लागू हुआ था। तो 73वां संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1993 से लागू हुआ था। 24 अप्रैल को ही हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है गैर संवैधानिक निकाय है ना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय योजना आयोग ये सभी गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा नीति आयोग जो है ये भी गैर संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग के बारे में देखते हैं, तो वित्त आयोग जो है वो 280 आर्टिकल में है। राष्ट्रपति जो हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। अभी 16वें वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया हैं, और इन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया है, ठीक है। और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से असत्य है, तो देखते हैं असत्य क्या है। प्रथम संशोधन जो है 1951 में हुआ था, और इसके तहत जो है 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। तो यही गलत है, यहाँ पे 1981 दिया गया है, तो ये 81 नहीं बल्कि 1951 होगा। 36वां संशोधन ये सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाता है, ये सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, इसे लघु संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है, इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था, ये सही है। 42वें संविधान संशोधन ये 1985 में आया था, और इसके तहत जो है दल विदल को शामिल किया गया, और 10th शेड्यूल भी जोड़ा गया था, 10वां शेड्यूल। फिर 61वां संविधान संशोधन जो है ये 1988 में है, और इसमें मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में है, इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ, और इसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन जो है 2001 में आया है, और इसके तहत संसदों की सीटों की संख्या जो है उसको लिमिट किया गया है, ठीक है। फिर 91वें संविधान संशोधन जो है वो 2004 में आया, और इसके तहत मंत्रिमंडल का आकार जो है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो जीएसटी से जुड़ा हुआ था, और जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2017 में पारित हुआ। 125वां संविधान संशोधन जो है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ा हुआ है, सवर्णों को 10% आरक्षण से, और ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, 103rd। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अब तक कितनी बार लगाया गया है। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है वो अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। वहीं वित्तीय आपातकाल की बात करें तो यह संविधान के अनुच्छेद 360 में है। वहीं भाग की बात करें तो आपातकाल भाग 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है, और अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो भारतीय संसद के अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं। तो संसद जो है इसकी चर्चा 79 आर्टिकल में की गई है, और इसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है राष्ट्रपति का वीटो पावर किस देश से लिया गया है। राष्ट्रपति का वीटो पावर जो है वो हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव में कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यानी इसका उत्तर उपर्युक्त सभी होता है। कौन कौन भाग नहीं लेता है, तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राज्य का जो विधान परिषद होता है, जिस किसी भी राज्य में विधान परिषद है उसके सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन कौन भाग लेता है, उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा एकमात्र बार ही की गई है। तो ये जो है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की चर्चा वो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है, नेशनल इमरजेंसी वाले आर्टिकल में। वहीं 356 की बात करें तो इसका संबंध राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उससे है। 360 में वित्तीय आपातकाल से है, और 74 जो है वो कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 121 जो है कह रहा है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह हमेशा किस अनुच्छेद का लागू करने की मांग करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 43A जो है वो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 48A जो है वो पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, और अनुच्छेद 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है 43A है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है वो कह रहा है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद किसमें निहित है। तो न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च पद जो है वो मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत निहित है। संविधान 124 के तहत जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस सूर्यकांत हैं। ये 53rd नंबर के
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा एच.जे. कानिया की बात करें तो ये भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एच.जे. कानिया। राज्यपाल अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो राज्यपाल अपने समय पर जो है अपने पद पर वैसे तो 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी पद धारण करता है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 35 वर्ष है। 35 वर्ष के आयु के बाद ही कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर मतलब राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल का वेतन वर्तमान में कितना है? ठीक है, तो राज्यपाल का वेतन जो है इनमें से कोई नहीं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और राज्यपाल का पद जो है वो संविधान के अनुच्छेद 153 में है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. के कानिया थे, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कोई व्यक्ति कितने समय तक रह सकता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उतने दिनों तक जो है कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश रह सकता है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के जजों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये संविधान में नहीं बताया गया है। ठीक है, सबसे अधिक जजों की संख्या वाला हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये इलाहाबाद है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मतलब जजों की संख्या बहुत ज्यादा है, 160 प्लस। ठीक, सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो सबसे पुराना हाईकोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट है। जजों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है? तो सिक्किम का गैंगटोक हाईकोर्ट जो है वो जजों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा है, वहां पे सिर्फ 3 ही जज हैं। ठीक है, 3। 136 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग हाईकोर्ट है? तो दिल्ली का जो है अपना हाईकोर्ट है, इसे हम लोग पटियाला हाउस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है इस 2 केंद्र शासित प्रदेशों को विधानसभा है? तो दिल्ली और पौंडीचेरी जो है इनकी अपनी विधानसभाएं हैं। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो इसमें 70 सदस्य हैं, और पौंडीचेरी जो है इसमें 30 के अराउंड है। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है किस विधानसभा में सीटों की संख्या न्यूनतम है? तो देख लेते हैं। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है। तो जो सिक्किम विधानसभा है उसमें सीटों की संख्या सबसे कम है, मात्र 32 सीट ही है उसमें। इस विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभा की सीटें हैं। वहीं बिहार की बात करेंगे तो 243 है, महाराष्ट्र में 288 है, आंध्र प्रदेश में 175 है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 175 है। तेलंगाना राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 119 है। इस एकमात्र राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, तो ये जम्मू कश्मीर का था, वर्तमान में तो इसे हटा ही दिया गया है। अगला है किस राज्य विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो किसी राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके, और हर 2 साल में जो है 1/3 जो सदस्य हैं विधान परिषद के वो रिजाइन मतलब उनका पद समाप्त होते रहता है। ठीक है, रिटायर होते रहते हैं। विधान परिषद में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है तो सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में है, वहां पर विधान परिषद में कुल 100 सीट है। वहीं बिहार की बात करेंगे तो ये 75 है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 30 वर्ष है। ठीक है, विधान परिषद में 30 वर्ष है। ओके, मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष है। विधायक बनने के लिए अधिकतम उम्र कितना है? तो अधिकतम की चर्चा जो है संविधान में नहीं की गई है। न्यूनतम उम्र की बात करें तो ये 25 वर्ष है। विधायक बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। विधानसभा का कार्यकाल कितने दिनों का संवैधानिक सीमा है? तो विधानसभा के कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का। वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व है? तो विधान परिषद जो है अभी वर्तमान में 6 राज्यों में। कौन कौन सा है? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ठीक है, ये 6 राज्य हैं। आपातकाल लगाकर विधानसभा का कार्यकाल कितने साल तक या कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 3 साल तक। किसी वित्त विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों में पारित कर देती है? तो 14 दिनों में इसको पारित कर देना है। ठीक है, 153 आर्टिकल कह रहा है किसी गैर वित्तीय विधेयक को संविधान परिषद कितने दिनों में पारित कर देती है? तो किसी गैर वित्तीय विधेयक की बात करेंगे तो विधान परिषद जो है ना वो 3 महीने तथा 1 महीने में उसको पारित कर देना है। ठीक है, अधिकतम 4 महीने हो सकता है, लेकिन 3 महीने में उसको पारित कर देना है, और फिर 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम वो ले सकती है पुनः आने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन करने का अधिकार किसको है? तो विधान परिषद की चर्चा जो है उसका सृजन या उन्मूलन की बात संविधान के अनुच्छेद 169 में की गई है, और इसका पावर जो है वो संसद को है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में सांसद नहीं दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन करने का अधिकार जो है वो संसद को है।
क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लगाया गया था, पेप्सू राज्य में। सबसे लंबी अभी तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? तो ये पंजाब राज्य में लगा है। सबसे न्यूनतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन जो है कर्नाटक में लगा है 7 दिनों के लिए। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? तो ये जो उत्तर प्रदेश, गोवा और केरल सभी में 10 वर्ष तक लगाया गया है, तो उपर्युक्त में सभी में एक समान है। ठीक है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। पूरे भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है। एक बार 1965 के युद्ध के समय में, एक बार 1971 के युद्ध के समय में और एक बार 1975 में। ठीक है, 3 बार। अब तक कितनी बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा चुका है? तो अब तक 3 बार जो है अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है। कौन प्रधानमंत्री देश में संदेहास्पद मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, ये ताशकंद समझौते के लिए गए हुए थे और 1966 में मृत्यु पाए गए थे। पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई? तो इंदिरा गांधी की गई थी 1984 में। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त। इस चुनाव आयुक्त के समय में एक सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया। तो ये टी.एन. शेषन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। टी.एन. शेषन। 166वां प्रश्न कह रहा है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। ठीक है, कौन थे? सुकुमार सेन। वहीं केसी नियोगी की बात करें तो ये पहले फाइनेंस कमिश्नर थे। वहीं टी.एन. शेषन की बात करेंगे तो ये 1991 में इलेक्शन कमिश्नर थे। वहीं एच.जे. कानिया की बात करेंगे, हीरालाल जे कानिया की, तो ये भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक रहता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, तो इलेक्शन कमीशन जो है ये संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 में है। प्रश्न है कानून के समक्ष सभी समान हैं, संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका संबंध जो है अनुच्छेद 14 से है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव के निषेध से संबंधित है। रेस, रिलीजन, कास्ट, इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 जो है कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। और अनुच्छेद 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन से संबंधित है। ठीक है, छुआछूत के निषेध से संबंधित है। 171 नंबर प्रश्न कह रहा है सरकारी नौकरियों में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, यह कहाँ वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। ठीक है, अकारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यह संबंधित है, तो अनुच्छेद 22 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 173 जो है किसी को कोई नागरिक उपाधि नहीं दिए जाने से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, संबंधित अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 39 में, 39 में। वहीं अनुच्छेद 38 की बात करेंगे तो ये लोक कल्याण से जुड़े प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 141 जो है वो काम पाने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 175 की बात करेंगे तो काम पाने का, प्रश्न 175 की बात करेंगे तो काम पाने का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद जो है आपको अनुच्छेद 41 है। ठीक है, अनुच्छेद 41 जो है वो राइट टू वर्क से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है। तो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 41। फिर वृद्धावस्था पेंशन पाने का अधिकार संबंधित है, तो ये जो है आपको अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उसके बाद विकलांगता की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार, तो ये जो है अनुच्छेद 41 में वर्णित है। ठीक है, विकलांगता की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णित है। अगला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, संबंधित अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 21A है। ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ, लाभ का प्रबंध से संबंधित अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 42 के तहत है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 40 की बात करें तो ये ग्राम पंचायतों के गठन से जुड़ा हुआ है। और अनुच्छेद 39 जो है इसके अंतर्गत वैसे तो 5 अलग अलग उपबंध हैं, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है काम की न्याय संगत दशाओं की सुनिश्चित करना संबंधित है, तो इसका संबंध जो है अनुच्छेद 42 से है, जिसके अंतर्गत काम की न्याय संगत एवं मनोनुचित दशा के साथ साथ प्रसूति सहायता वगैरह भी देना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है समान नागरिक संहिता संबंधित होती है, अनुच्छेद 44 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में समान नागरिक आचार संहिता लागू है? तो ये उत्तराखंड में, इसके अलावा गोवा में भी जो है लागू है। क्वेश्चन नंबर 184 की बात करेंगे तो कह रहा है
कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकारी कार्य है, संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका संबंध जो है अनुच्छेद 45 में है, ठीक है, अनुच्छेद 45 में। वहीं अनुच्छेद 43 की बात करेंगे तो ये निर्वाह मजदूरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ है। वहीं अनुच्छेद 46 की बात करेंगे तो ये शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के एजुकेशन और कल्चर के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 185। 185वां प्रश्न कह रहा है कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो ये जो है आपको अनुच्छेद 48 के तहत है, अनुच्छेद 48, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन से संबंधित है। तो पर्यावरण और ये जो है वन्य जीव, इसका संरक्षण अनुच्छेद 48A के तहत किया जा सकता है। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना संबंधित है। तो ये जो है अनुच्छेद 50 से जुड़ा हुआ है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188 क्या कह रहा है? सरकारी संपत्तियों संस्थाओं का संरक्षण करने से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये जो है आपको अनुच्छेद 49 में वर्णित है, जो कि सरकारी संपत्ति या राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करने से संबंधित है, संरक्षण करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है SC, ST तथा OBC को आर्थिक और शैक्षणिक मदद की जाएगी, इससे संबंधित अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद 46 है, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 45 देख सकते हैं। तो ये 6 वर्ष तक बाल अवस्था और उसकी जो देख रेख से संबंधित है उसका प्रावधान करता है। इसके अलावा 47 जो है वो पोषाहार को बढ़ाना तथा मादक द्रव्यों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने से जुड़ा हुआ है। वहीं 48 नंबर अनुच्छेद जो है वो कृषि एवं पशुपालन से जुड़ा हुआ है। वहीं 48A की बात करेंगे तो ये पर्यावरण एवं वन्यजीव के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है पोषाहार स्तर को बढ़ाया जाएगा, संबंधित अनुच्छेद है। तो पोषाहार को बढ़ाया जाएगा, इसका संबंधित अनुच्छेद 47 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 क्या कह रहा है? जीवन स्तर को ऊंचा किया जाएगा, संबंधित अनुच्छेद है। तो जीवन स्तर को ऊंचा करने से संबंधित अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 47। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान से संबंधित है। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान जो है अनुच्छेद 43 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद है। तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद 43 है, 43। क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है उद्योगों में प्रबंधन में, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को शामिल करने से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका संबंध जो है अनुच्छेद 43A से है। 43A जो है वो उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की जुड़ाव से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद है। तो इससे अनुच्छेद जुड़ा हुआ अनुच्छेद 51 है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 196 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता करने से संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 51। सभी का समान न्याय तथा निःशुल्क सहायता दी जाएगी, संबंधित अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद 39A में है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, जो समान न्याय और निःशुल्क न्याय सुविधा देने की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों का गठन संबंधित है अनुच्छेद 40 से। सभी नागरिकों का जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 39 में वर्णित है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ताकि अधिकतम कल्याण हो सके, यह संबंधित है अनुच्छेद 39 से, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुच्छेद 39 जो है उसमें 5 अलग अलग प्रावधान है, ठीक है, जिसमें से समान काम के लिए समान वेतन है, ठीक है। इसके अलावा संसाधनों का समान वितरण से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। अगला है उत्पादन के साधन और धन का अहितकारी संकेंद्रण ना हो, संबंधित अनुच्छेद है। तो ये 39 में है। कर्मकारों एवं बालकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो, संबंधित अनुच्छेद है 39। फिर बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण से संबंधित, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में कार्य की सुविधा दी जाए, संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका उत्तर होगा 39, ठीक है। और 204 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है, 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत। इसे आयरलैंड से लिया गया है। 205 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अमेरिका से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियरी लिया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली या सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। वहीं आयरलैंड से DPSP या फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा लिया गया है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका सही उत्तर होगा 38, ठीक है। 38 क्या कह रहा है? लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 207 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 207 वन्य तथा वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 48A। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है 208 नंबर प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 48A जो है पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण, उसे
42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिटी के सभी प्रश्नों को 1.5 घंटे के अंदर समाप्त कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा उसे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो इतिहास, इसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ऐसे करते-करते बारी-बारी से सभी सब्जेक्ट्स को देख लेंगे। धन्यवाद।